रिस्पायरेशन सर पढ़ा रहे थे सर। हाँ, रेस्पिरेशन में बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एनारोबिक एरोबिक पढ़ा दिया था। यस सर, ये सब पढ़ा दिए थे। यस सर। और मैकेनिज्म भी बता दिया था शायद, है ना? यस सर, मैकेनिज्म बता दिए सर, एक आज क्लियरली देख के रेस्पिरेटरी बता दिए। पढ़ना है ना? कितना लेक्चर पढ़ाया यस था? सर। लेक्चर नंबर याद है? 6 था ना? लेक्चर 6, आज लेक्चर 7 होना चाहिए, है ना बेटा? चलिए ठीक है, ओके। चलिए सब बच्चे बेटा ऐड यस हो सर, जाओ। 6 था। 6 था ना? 7 पढ़ना है। यस सर, 7 पढ़ना सर। एरोबिक रिस्पिरेशन सर पढ़ा दिए थे और एनारोबिक पढ़ा दिए थे। ठीक है, चलिए फिर अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चे, चलिए सबको गुड इवनिंग। देखिए हम बेटा रेस्पिरेशन तक हमने डिस्कस कर लिया था, मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लिया था, और आगे आज हम लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए लेक्चर। टुडे इज लाइव प्रोसेस लेक्चर नंबर 7। ओके, टुडे इज लेक्चर नंबर 7। सब लोग हेडिंग लिखिए, लेक्चर नंबर 7, लाइव प्रोसेसेस। तो लाइव प्रोसेस में रेस्पिरेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। रेस्पिरेशन मैंने आपको मैकेनिज्म तक बता दिया था। ठीक है, चलिए आज आगे हम लोग डिस्कस किया जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जरा मीनिंग समझिए क्या होता है कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन ऐसे हैं जो हेल्प करते हैं। वॉइस हमारी क्लियर है ना? बता दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत हो सेट कर दें अभी। नहीं सर, ये क्लियर बाद है। फिर हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, बाद में बच्चे भी पढ़ेंगे सब, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने ये मैकेनिज्म भी पढ़ लिया था। अब थोड़ा सा एक चीज में कुछ पॉइंट जरा सा आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे रेस्पिरेशन समझने में और दिक्कत ना हो आप लोग को। ठीक है ना? ग्लाइकोलिसिस और रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस थे, याद करिए। रेस्पिरेशन में 2 स्टेप्स हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट था बेटा ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड था क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल ये 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, अच्छे से सबको पता होना चाहिए। और इसमें जो क्रेब्स साइकिल था, इसमें क्या था बताइए? सॉरी, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज ब्रेक हुआ था और क्या बना था? पायरुविक एसिड ना? याद आ रहा सबको? हाँ, तो देखिए जरा याद यस सर। करिए कि ग्लाइकोलिसिस में क्या ब्रेक हुआ था? ग्लूकोज ना? पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज हो गया था और उसमें क्या बना था? क्या बना था? ग्लूकोज के टूटने से पायरुविक एसिड। ठीक है ना? तो देखिए बेटा इसमें बहुत सारे स्टेप्स चलते हैं, ध्यान समझिएगा हमारी बात। माइटोकॉन्ड्रिया में ये था क्रेब्स साइकिल, याद करिए, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। ये कहाँ हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये बेटा कहाँ हुआ था? साइटोप्लाज्म में। ये अपना आप लोग को याद होगा। अब हमारी बात ध्यान समझिएगा कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो बहुत ढेर सारे इसमें साइकिल्स बनते हैं, मतलब बहुत ये क्रिटिकल ये मैकेनिज्म होता है। ठीक ना? आप लोग बहुत शॉर्टकट में दिया हुआ है। ठीक है ना? तो जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन पायरुविक एसिड जब बनता है तो कहाँ गया था? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद आ रहा? बोलिए, याद आ रहा है कि भूल गए हैं? नहीं सर, याद है। तो देखो जरा, मैं यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ, जरा ध्यान समझना है। ये 2 पायरुविक एसिड बना था, याद करिए। कितने एसिड बने थे ग्लाइकोलिसिस में? 2 पायरुविक एसिड एसिड मॉलिक्यूल बने थे, या इसी को हम लोग बोलते थे 2 पायरुवेट भी कह सकते हैं, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। तो आपको ये याद ये रखना बेटा कि हर एक जो पायरुविक एसिड होता है, ईच पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल वो 15 एटीपी प्रोड्यूस करता है।
जरा से ये याद रखिएगा, इसमें 2 पायरुविक है ना, तो इसको जरा से याद रखना आपको कि ईच पायरुविक एसिड या पायरुवेट, पायरुविक एसिड कहिए चाहे पायरुवेट, प्रोड्यूसेस 15 एटीपी मॉलिक्यूल, मतलब कि एनर्जी 15 बनाता है। तो जरा आप बताइए 2 से कितना बना, कितना बन जाएगा? 15 बना। इतनी बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए अगर एरोबिक ऑक्सीडेशन है तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन, मेरे को मैं पॉइंट लिख भी दे रहा हूँ इसलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एरोबिक अगर रेस्पिरेशन की बात किया जाए है ना, तो जरा यहाँ क्या लिखेंगे, कितना हो जाएगा, जरा सो जोड़ो तो 2 ठो बन रहे थे ना, तो कितना बन जाएगा? एरोबिक में होगा तो टोटल कितना बन गया? 30 बन गया है ना। तो ये बन गया। अब पायरुविक एसिड गया कहाँ था, याद है आप लोग को? माइटोकांड्रिया में गया था। तो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा है, हाँ, तो कितना हो जाएगा बताइए? 1 से 15, तो 2 से कितना हो गया? 30 मॉलिक्यूल। ये देखिए 30 एटीपी। और ये कहाँ बनेगा जरा याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा माइटोकांड्रिया में, क्रेब्स साइकिल की बात हो रही। तो माइटोकांड्रिया में जो दोनों पायरुविक एसिड जाते हैं तो टोटल कितना बना देते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन में किसका एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है? इन माइटोकांड्रिया। किसका हो रहा है? तो ऑफ पायरुविक एसिड का, 2 मॉलिक्यूल्स का, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? कितना बनेगा माइटोकांड्रिया में? 30। तो आप तो ये बताइए कि क्रेब्स साइकिल में कितना उसमें ग्लाइकोलिसिस में कितना बना होगा? तो ग्लाइकोलिसिस में कितना बना? सर उसमें एटीपी, ग्लाइकोलिसिस सर में उसमें 2 कितना ही बनेगा? रहेगा सर। 2 तब होता है जब एन एरोबिक होता है। अगर एरोबिक होता है तो ग्लाइकोलिसिस में कितना बच रहा है? देखो तो यहाँ 30 तो बन गया माइटोकांड्रिया में, तो कितना बचा? 8 बनेगा ना, 8 एटीपी। देखो ये सब क्लू पॉइंट है। कहाँ से बनेगा? ग्लाइकोलिसिस में। किस में बच्चों? तो एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कितना बनेगा ग्लाइकोलिसिस से? 8 एटीपी। और जो ये बन गया पायरुविक एसिड, उसका जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा कहाँ होगा? माइटोकांड्रिया में। किसका? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का। तो 1 से बनता 15 एटीपी, तो 2 से कितना बना? 30। तो टोटल अगर आपकी बात किया जाए, तभी तो आप लिखते हैं 38 एटीपी। तो 38 एटीपी कैसे बन रहा है, बात समझ में आ रही है? तो टोटल एनर्जी कितनी बन गई बताइए? टोटल एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या आंसर होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना हो गया? 30 बन गया ये, और प्लस 8 बन गया ग्लाइकोलिसिस से। तो टोटल बेटा होता है 38 एटीपी। यानी एक ग्लूकोज से टोटल एनर्जी कितनी बनती है? 38 एटीपी। किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये बात समझ में आ गया? और जब एन एरोबिक होगा तो कितना बनेगा? केवल सर 2। हाँ बताइए। बोलिए जल्दी। सर हाँ, सर ये ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी कैसे बनता है सर? ये एरोबिक में इतना बनेगा, ठीक ना बेटा? एरोबिक होगा तो ये बनेगा, एन एरोबिक होगा तो 2 एटीपी बनेगा। ठीक है? ये सर ये फिक्स रहता है, 8 एटीपी बनता है? हाँ ये फिक्स है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना बेटा? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की बात की जाती है इन सब में। ठीक है ना?
यस सर। तो टोटल एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन 38 एटीपी बन रहा, किससे बन रहा है? इसको आप लिखेंगे बाई कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये हुआ आंसर इसका। और कभी आपसे ये पूछ दिया जाए कि आप ये बताइए कि टोटल एटीपी फॉर्म इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, देखिए जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन तो उसमें क्या बोलते हैं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और इसमें क्या हुआ? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ, सेम वही लिख लीजिएगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। वन मॉलिक्यूल लिखना भूल गए हैं, आप लोग ऐड कर लीजिएगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो कितना बनेगा? 2 एटीपी बनेगा। ये थोड़ा सा ग्रुप पॉइंट है, इसको याद रखना पड़ेगा आप लोग को। बात समझ में आ रही है आप लोग को? बताइए, इतनी बात समझ में आई? सर यस सर। बेटा थोड़ा वेट करो, 1 मिनट आ रहे हैं। हेलो, हाँ बेटा, वॉइस आ रही है? यस सर। यस ठीक, ठीक है, गुड़िया, ठीक है। तो ये बात बेटा थोड़ा सा आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? ये बुक पढ़ते समय नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना? तो चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? सारे ऑर्गन जो मिलकर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं उसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो आप पहले लिखिएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए आपका सिलेबस में बेटा ह्यूमन का है, ठीक है ना? तो ह्यूमन को समझने से पहले थोड़ा कुछ बातें आप लोग समझ लीजिए कि रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ से हो सकता है ना। कुछ छोटे एनिमल्स होते हैं, कुछ बड़े एनिमल्स होते हैं ना, सब में अलग होता है। तो देखिए जो बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे मान लो अमीबा है, एक्वेटिक है ना, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे अमीबा हो गया जो यूनिसेलर है,
यूनिसेलर में बेटा कोई ऑर्गन नहीं होता, तो इनका जो सेल होता है ना उसी के बाउंड्री से होता है, मतलब जिसको आप कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, या हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा बॉडी सरफेस, क्योंकि उसका बॉडी भी तो वही हो गया ना। बताइए, रिप्लाई करिए। भाई अमीबा है यस तो अमीबा कैसा होता है, छोटा सा होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्रू बॉडी सरफेस, थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक है ना। और देखिए जो इससे थोड़े से बड़े हो गए हैं, ठीक है ना, जैसे फिश है तो फिश में कैसे होगा, गिल्स के थ्रू होता है, ये क्या है मल्टी सेलर है तो ये भी एक्वेटिक, पानी में रहती है, तो इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आपके फिशेस हैं, ठीक है ना। तो जब गिल्स के थ्रू होगा तो उससे बेटा हम लोग ब्रांकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलेंगे, ब्रांकियल रेस्पिरेशन। ये थोड़ा सा कुछ वर्ड्स हैं, इसको याद करने की कोशिश करिए आप लोग। थर्ड देखिए, जब स्किन के थ्रू होगा, कुछ स्किन से भी सांस लेते हैं, जैसे आपका फ्रॉग हो गया, तो फ्रॉग देखिए स्किन से भी सांस लेता है, और उसमें जब अर्थ पे रहता है, बाहर पानी से बाहर आता है तो लंग्स के थ्रू सांस लेता है। अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म हमेशा स्किन से सांस लेता है, ठीक बेटा, तो स्किन मॉइस्ट होनी चाहिए, तो उसे मॉइस्ट स्किन बोलते हैं हम लोग। तो स्किन वाले की क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है, ये भी मल्टीसेलर है, जिसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और जब लंग्स के थ्रू कोई सांस लेगा, तो लंग्स के थ्रू कौन लेगा, जो अर्थ पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल जितने एनिमल हैं, जितने भी जमीन पर रहते हैं ना बेटा, सब लंग्स से सांस लेते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं, उसको हम लोग पल्मोनरी, पल्मोनरी आपको जानते हो लंग्स का नाम होता है पल्मोनरी, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। और कोई एक स्पेशल एनिमल है, अगर फ्रॉग की बात किया जाए, कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ऑर्गन इन फ्रॉग बताइए, फ्रॉग, तो फ्रॉग देखिए जब छोटा होता है, उसका बच्चा होता है टैडपोल, 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 तो बेटा इसमें गिल्स के थ्रू होता है। और जब फ्रॉग एडल्ट हो जाता है, एडल्ट अगर फ्रॉग है, जिसको बोलते हैं हम लोग राना टिग्रीना, फ्रॉग का नाम क्या होता है, राना टिग्रीना, टिग्रीना इसका साइंटिफिक नेम है, ये जीनस है राना, और टिग्रीना क्या उसका स्पीसीज। तो एडल्ट फ्रॉग में किससे से थ्रू होगा बेटा, तो ये स्किन से भी सांस लेता है, यानी मॉइस्ट स्किन, याद रखिएगा स्किन का मतलब जहां भी लिखा हुआ उसका मतलब मॉइस्ट स्किन, चिपचिपा रहता, गीला रहता, ठीक है ना। और सेकेंड आप तो जानते हैं, जब अर्थ पे रहेगा, जब जमीन के अंदर रहेगा, तो पता ना कि मेढक 6 6 महीने जमीन के अंदर रहते हैं, तो स्किन से सांस लेगा वो, ठीक है बच्चों। और जब अर्थ पे रहेगा तो कैसे सांस लेगा, लंग्स के थ्रू, ठीक है। और एक इसमें कंडीशन और होती है, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू भी करता है, तो ये भी थोड़ा सा आपको यही याद रखना, जो आप नहीं जानते हो वही याद रखना। तो बक्को या बक्कोफेरेंजियल, PHAR क्या स्पेलिंग होगी, YN, फेरिंग्स हो गया, PHARYN, फेरेंजियल, क्या स्पेलिंग, GEAL, हाँ, फेरेंजियल कैविटी, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, ये नोट करें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ बातें हो गई कि किसमें किसके थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है ना। एक थोड़ा इसमें और आप लोग ऐड कर लीजिए कि जितने आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो स्पाइरकल्स के थ्रू लेते हैं, नोट करिएगा, बाई स्पाइरकल, ये सब एग्जाम पूछा जाता है, किसमें होता है बच्चों, तो इंसेक्ट्स में होता है, जैसे कॉकरोच हो गए, कॉकरोच,
इसमें स्पाइरकल के थ्रू होता है, ठीक है। चलिए इतनी बार नोट करिए आप लोग। आज लोगों ने नेक्स्ट हम लोग को जो मेन पढ़ना है, तो एग्जाम में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो ह्यूमन का पूछा जाता है। तो आप हेडिंग यहाँ डाल दीजिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब देखिए मैं एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत हमारा डायग्राम अच्छा तो नहीं, लेकिन समझाने के आपको बना देते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा। देखिए अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें बेटा, तो हम लोग अगर ध्यान देखो तो हम लोग के दो नोज पे छेद होते हैं, छोटे छोटे, ये देखिए दो छेद होते हैं। इनको बेटा कहा जाता है नॉस्ट्रेल। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रेल। तो नॉस्ट्रेल्स के थ्रू हम लोग सांस लेते हैं। जरा माइक को सेट कर लूं अच्छे से, तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। आवाज क्लियर जा रही है ना? रिप्लाई करिए। यस सर, एकदम क्लियर है यस सर। सर। अच्छा, कोई बेटा हल्का भी दिक्कत हो हमें बताइएगा, माइक इधर उधर हो जाता है हमसे पढ़ाते समय, ध्यान नहीं देते। देखिए तो हम लोग दो छेद होते हैं नाक पर, इसको बेटा नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। तो ध्यान समझते चलिए, ये नाक के छेद हो गए। हम लोग का नाक के अंदर देखो ऐसे, ये देखिए ये नोज है हम लोग का। अब नोज जो होता है हम लोग देखो डिवाइड होता है बीच से, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से, यहाँ पर एक पट्टी पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है, जो हमारे नाक को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये देखिए, तो ये जो होल्स है, ये होल्स जो है दिख रहा है गोल गोल, इसका मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, इधर देखिए नंबर 1 नॉस्ट्रिल, ये हो गया नंबर 1। और ये अंदर जो जगह दिख रही है, इसको बेटा नंबर 2, ये देखिए जगह जो है, इसको क्या बोलेंगे? कैविटी, नेसल कैविटी, नजल कैविटी या नजल पैसेज भी बोल सकते हैं। नजल कैविटी या क्या बोलेंगे बच्चों? नजल पैसेज, ठीक है। आगे बढ़िए। ये जो बीच में ये लाल रंग से मैंने बनाया रेड कलर से, दोनों कैविटी को डिवाइड कर रहा है, नजल कैविटी को या नजल पैसेज को। ये क्या है जो रेड कलर का है? इसको बोलेंगे नजल सेप्टम। ये मैं 3 नंबर लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ 3। इसको क्या बोलते हैं? नजल सेप्टम। देखिए सेप्टम का मतलब होता है डिवाइडर, याद रखिएगा, सेप्टम का मतलब होता है डिवाइडर, डिवाइड करने वाला, ठीक है ना। नहीं यहाँ तो नहीं है, खोज लो। नहीं दिखा नहीं था हमें, देख लो, हो सकता है छुपा ऊपर ही, एक बार देख लो आके, क्लास ले रहे हैं। तो सेप्टम का मतलब होता है डिवाइडर, ये देखिए डिवाइड कर रहा है। और देखिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ तक तो नाक का जो पार्ट है वो दिख गया। अब आगे बढ़िए, देखिए आपकी गर्दन के अंदर, नेक के अंदर से होते हुए ये देखिए, ये फिर ये चलाया आपके नेक तक। नेक में देखो बेटा इस तरीके से फूला हुआ पार्ट होता है, जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं। ये देखिए आगे बढ़ता है, आगे पार्ट एक्सटेंड होता है और ये डिवाइड हो जाता है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। डिवाइड जब होता है बच्चों, तो यहाँ देखिए इसमें इस तरह से ब्रांचेस हो जाते हैं, ये फिर यहाँ से ब्रांच हो जाता है, ये देखिए फिर ये डिवाइड हो जाता है, फिर ये डिवाइड हो जाता है, इस तरह से डिवीजन होते हैं, फर्दर डिवाइड होता जाता है, ये देखिए। और यही बेटा होता है हमारा लंग्स, ये देखिए एक लंग्स हो गया और इधर का एक लंग्स ये हो गया। बताइए समझ में आ रहा है सबको? रिप्लाई करिए। यस सर। तो इस तरह से डिवीजन होता है, ध्यान समझिएगा। अब बेटा डिवीजन का जब ये फर्दर डिवाइड होता है तो एक नेटवर्क की तरह बन जाता है, ध्यान देखिए, ये नेटवर्क बन जाता है और लास्ट में यहाँ गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखिए
ओवल शेप का गोल गोल स्ट्रक्चर ऐसे रहता है। ये भी देखो ऐसे डिवाइड कर दीजिए और लास्ट में आप लोग डिवाइड करके गोल गोल स्ट्रक्चर बना दीजिए ऐसे गोला गोला। ये देखिए ये। अब देखो मैं आज लेबलिंग कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए पहला हो गया नॉस्ट्रिल, सेकेंड हो गया नजल पैसेज या नजल कैविटी, थर्ड हो गया जो रेड कलर का मैंने बनाया है नजल सेप्टम। अब देखिए आगे बढ़िए, ये बेटा जो आगे है यहाँ पर, इसको बेटा बोला जाता है फायरिंग। ये देखिए फोर्थ नंबर ये पार्ट क्या हो गया, इसको बोलेंगे फायरिंग। अब आगे बढ़िए, यहाँ से यहाँ तक फायरिंग। ये जो उठा हुआ पार्ट दिख रहा है ये देखिए, ये हो गया फिफ्थ पार्ट। इसको बेटा कहा जाएगा लैरिंग, या इसी को आप लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। इसमें से आवाज बनती है। अब इसके नीचे ही जो ये पाइप देख रहे हैं यहाँ से इसके बाद वाली, ये सिक्स पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पार्ट को बच्चों कहा जाता है ट्रैकिया। क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। ट्रैकिया कोई कॉमन भाषा में हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। देखो विंड पाइप क्यों बोलते हैं ये भी समझते चलिए साथ में। जब एयर बेटा इंटर करती है तो सबसे तेज स्पीड यहाँ होती है, कहाँ पर, पार्ट 6 में, इससे इसको कहा जाता है विंड पाइप। अब देखिए ये विंड पाइप दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक इस साइड एक इस साइड। ये पार्ट कौन सा है बताओ तो, लेफ्ट है कि राइट है, बताइए तो आप लोग। ये पार्ट लेफ्ट है कि राइट है, सोचिए आप लोग। राइट है सर। हाँ राइट है ना। यस कैसे पता चला, देखिए एक्चुअली में आप दूसरे का लंग्स देख रहे हैं, अपना नहीं, ध्यान रखिएगा। आपके सामने अगर कोई सामने आपके कोई खड़ा हो तो उसका ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट वाला पार्ट होगा, याद रखिएगा। ये राइट है बच्चों, और ये पार्ट कौन सा है, इधर का पार्ट लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, यहाँ लिख दे रहे हैं लेफ्ट। और ये पार्ट कौन सा है, राइट है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उल्टा देखा जाता है, अपोजिट मिरर इमेज बनती है। तो देखिए ये यहाँ से डिवाइड हुआ सिक्स पार्ट। देखो ये पार्ट एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो ये हो गया सेवंथ पार्ट। इस सेवंथ वाले बेटा पार्ट को कहा जाता है ब्रोंकस। ब्रोंकस क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। एक ब्रोंकस इधर है और एक ब्रोंकस इधर है, यानी ब्रोंकस कितने होंगे, दो होंगे। राइट वाला ब्रोंकस, लेफ्ट वाला ब्रोंकस, यानी कितने ब्रोंकस हो गए, 2 ब्रोंकस। अब दोनों ब्रोंकस बच्चों एक साथ कहते हैं ब्रोंकाई। इसका प्लूरल फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म ब्रोंकाई, ये जरा याद रखिएगा। अब देखिए ब्रोंकाई जो होता है आगे डिवाइड हो रहा है, देखो ये सब डिवाइड हो रहा है ऐसे ऐसे, एक बार डिवाइड हुआ, फिर 2 बार हुआ, फिर 3 बार हुआ, 3 बार डिवाइड होता है। जब फर्स्ट टाइम डिवाइड होगा तो उसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकियोल। इसके अंदर क्या बन रहा है, ये जो पेड़ की तरह दिख रहा है, ये हो गया 8th पार्ट। ये देखिए 8th पार्ट, 8th वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल, ठीक है। ब्रोंकियोल क्या होता है, ब्रोंकस का डिवीजन होता है। और लास्ट में देखिए ब्रोंकस जा कहाँ जुड़ा है, ये गोल गोल स्ट्रक्चर में जुड़ा है। ये देखिए जो गोल गोल स्ट्रक्चर, इसी में ये कनेक्ट रहते हैं सब। हवा आती है, हवा इसी के अंदर फिलअप हो जाती है। तो ये हो गया 9th पार्ट। इसको बच्चों कहा जाता है, क्या बोलेंगे, याद है बताइए। एल्वोइली। हाँ एल्वियोलाई, प्लूरल फॉर्म में एल्वियोलाई, और एक को क्या बोलेंगे, एल्वियोलर, ठीक है ना। और इसी के अंदर बच्चों हवा भर जाती है, इसलिए इसको हम लोग एयर सैक भी बोलते हैं। एयर सैक यानी हवा को भरने वाली गोल गोल थैली, सैक को थैली कहते हैं, झोला कहते हैं, जो भी समझ लो। तो ये गोल गोल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हवा जाके बच्चों भर जाती है। अच्छा हमारी बात ध्यान से समझिएगा, मैं जो पूछ रहा हूँ क्वेश्चन आप लोग बताइए, देखें बता पा रहे कि नहीं आप लोग। बताइए ब्रोंकस जो डिवाइड हो रहा है वो कितनी बार डिवाइड होता है,
बताइए इस ब्रोंकस का डिवीजन कितने टाइम हो रहा है? देखिए ध्यान से, एक बार डिवाइड हुआ यहाँ पे, एक दो बार बार। डिवाइड हुआ यहाँ पे 2, नहीं एक बार और हो रहा 3, है ना? देखिए ध्यान से 1 2 3। अब फिर बेटा चौथी बार जब होता है ना, तो चौथी बार में ये खत्म हो जाता है। चौथी बार मतलब 4 बार डिवाइड होते हैं। याद रखिएगा, पहला जो डिवीजन होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंक्यूल। जब दूसरी बार डिवीजन से जो बनेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स बनता है। फिर तीसरी बार से टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, और फोर्थ से बेटा टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो कौन जुड़ा होता है एल्वियोलस से? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जुड़ा होता है। बताइए, रिप्लाई करिए, कुछ पल्ले पड़ रहा है? यस सर। सर प्राइम सर वो फिर से बता दीजिए नाम। अरे ये लिखा है ना ब्रोंक्यूल्स, ये देखिए। सर वो जो क्या डिवाइड होता है प्राइमरी सेकेंडरी। कुछ करना नहीं है, ब्रोंक्यूल्स याद रखिए। पहली बार होगा तो प्राइमरी, दूसरी बार होगा तो सेकेंडरी, तीसरी बार होगा तो टर्शियरी, और चौथी बार होगा तो टर्मिनल। मैं लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ। तो जरा ध्यान दीजिए आप लोग, ब्रोंकस बेटा जब डिवाइड होता है, ब्रोंकस ये डिवाइड होगा। डिवाइड किसमें होगा? पहले होगा प्राइमरी में, प्राइमरी ब्रोंक्यूल। इसके बाद डिवाइड होगा सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल्स लिखिएगा। इसके बाद बेटा होगा किसमें? टर्शियरी। टर्शियरी मतलब तीसरे बार जो होगा टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स बनेगा। फिर लास्ट बेटा होता है टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है खत्म हो गया, अब उसके आगे डिवाइड नहीं होगा। टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और ये किससे ऐड रहता है बताइए? ये कनेक्ट बच्चों होता है सर एल्वेलाई। टर्मिनल जो किससे, हाँ, तो कनेक्टेड विथ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई यानी एयर से, नोट कर लीजिए। स्पेलिंग गलत हो रही क्या? VEO होगा ना, LI, एल्वियोलाई। इतनी बात ये सबको समझ में आ गया? अच्छा जरा ध्यान से देखिए, ये जब डिवाइड होता तो किसकी तरह स्ट्रक्चर बना रहा है? ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये ब्रोंकस आया, देखो ध्यान सुनना, ये आ रहा है, ये क्या है? ये विंड पाइप है, ध्यान समझिएगा। विंड पाइप, ये डिवाइड हुआ देखो ऐसे, तो बन गया ब्रोंकस। ये हो गया राइट ब्रोंकस, ये हो गया बच्चों लेफ्ट ब्रोंकस। फिर देखो ये डिवाइड हो रहा है, देखो ये पहली बार हुआ, ये एक, फिर देखो हुआ 2, यहाँ भी हो गया 2। अब देखो डिवाइड हुई, ये तीसरी बार डिवाइड हुआ, ये तीसरी बार हुआ, ये तीसरी बार हुआ, ये तीसरी बार हुआ। फिर देखो ये फोर्थ टाइम हुआ, ये देखिए फोर्थ। हर जगह बना दीजिएगा आप लोग, ये फोर्थ हो गया। अब जहाँ जहाँ छूट रहा आप लोग बना लीजिए ये, और अंदर जाके ही ऐसे जुड़ा हुआ। ध्यान समझना, एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको। अगर इसको ध्यान से देखो बेटा, तो किसकी तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बताइए? अगर इसको हम उल्टा कर दें ऐसे, आप जरा बताइए कैसा दिख रहा है? पेड़ की तरह दिख सर रहा है कि वी नहीं? से। नहीं, पेड़ की तरह दिख रहा है। देखो लग रहा है जैसे कोई ट्री हो। देखिए ये मेन ब्रांच गई, उससे ट्री जैसे बना हो, दिख रहा है? हेलो, यस सर। पेड़ की तरह दिख रहा है ना? अब इधर बनाओगे तो और पेड़ की तरह दिखने लगेगा, तो लग रहा है जैसे कोई बरगद का पेड़ हो। ध्यान से समझिए, तो ये पेड़ की तरह दिखता है। इसलिए बच्चों इसको हम लोग, इस स्ट्रक्चर को बायोम कहते हैं ब्रोंकियल ट्री। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ब्रोंकियल ट्री।
तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम पूछ लिया जाता है कंपटीशन वाले में कि ब्रोंकियल टी आर फाउंड इन, अब ऑप्शन दे देगा लंग्स, लीवर, हार्ट, तो आपको ऑप्शन कौन सा टिक लगाना है? लंग्स। लंग्स के अंदर ब्रोंकियल ट्री पाया जाता है। ऐसे थोड़ा और समझिए, जो विंड पाइप बेटा होता है, यहाँ लैरिंग्स था, याद आ रहा ना, ये लैरिंग्स था, ये विंड पाइप, इसमें ऐसे से ना छोटे छोटे बोन्स के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं सी शेप, ये देखिए। सर तो ग्लॉटिस सी कहते हैं शेप इसको। नहीं, कहाँ पहुंच गए? सी शेप कार्टिलेजिनियस बोन विंग्स। के बने होते हैं। जरा ध्यान दीजिए क्या बता रहे हैं, आराम से समझिए। ग्लॉटिस से ऊपर होता है, देखो ये जो बताया था हमने, ये 6 नंबर वाला क्या था? ट्रैकिया। तीसरे बेटा ना ऐसे देखो, यहाँ पे ऐसे से बोन्स पाई जाती हैं सी शेप की। सी शेप मतलब ऐसे, इस तरीके से देखिए, ऐसे। और ये कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज समझते हैं आप लोग कि नहीं, पहले ये बताइए। कार्टिलेज समझते हैं? रिप्लाई करो भाई। कार्टिलेज जानते हैं आप लोग क्या होता है? आप अपने नो सर। सर कान कान पकड़िए, देखिए उसमें हड्डी है, कैसी हड्डी है बताओ जरा तो। सॉफ्ट है कि हार्ड है? अपना ईयर पिन न पकड़ के दबाइए हाथ सर से। सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट बोन को कार्टिलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टिलेज। अभी अपना नोज देखिए, आप नोज में देखो, आगे आगे सॉफ्ट बोन है कि हार्ड है? जरा देखो तो, चेक करो, चलो हाथ पकड़ो नाक अपना, सॉफ्ट। आगे देखो सॉफ्ट। अब पीछे चलते जाओ, पीछे आओ, जहाँ चश्मा हार्ड पहनते है। हैं ऊपर ऊपर। हार्ड हो गया कि नहीं? यानी यस कि सर। नाक के आगे कैसी बोन है? सॉफ्ट बोन है, फ्लेक्सिबल है, लचीली है, इसी को बोलते हैं कार्टिलेज। कान में कौन सी ईयर पिन में? कार्टिलेज है, सॉफ्ट बोन। इसी तरह की बोन यहाँ पाई जाती है। कहाँ पर? विंड पाइप में। अब किस लिए पाई जाती है जरा ध्यान समझिएगा। इसका मेन बेटा काम ये होता है, ये देखो मैंने ये विंड पाइप बनाए थे, ये बना दिए, ये लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स वाला है, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं। ये बेटा इससे पाई जाती है कभी ये चिपक ना जाए ऐसे। यानी इसका मेन काम क्या होता है, क्या करता है बच्चों? ये प्रिवेंट करता है, टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ विंड पाइप। मान लो विंड पाइप कहीं चिपक गया, उलझ गया, आपस में मुड़ उड़ गया, तो क्या होगा? मर जाएंगे हम लोग। तो ये इसको कोलैप्सिंग होने से बचाता है, मतलब मुड़ने से, बंद होने से, जो भी आप समझ लीजिए। एयर को कॉन्टिन्यूअस फ्लो करने के लिए ये एक रिंग होती है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई सबको? यस बताइए। सर। अब आइए हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं ग्लॉटिस ग्लॉटिस क्या होता है। उस समय ये सब बता चुका हूँ, लेकिन चलिए फिर से भी बता दूंगा। चलिए आप सब लोग सोच के बताइए, कहाँ से कैसे एयर हमारे लंग्स में पहुँच रही है, सोच के बताइए सब लोग। आपने सांस लिया तो कहाँ, क्या उसका रास्ता है, बताइए। सर ये सर एयर पहले है, नॉस्ट्रल से फिर नेसल कैविटी में जाएगी। तो पहले जाएगी नॉस्ट्रिल में, जाएगी ना? यस सर। यहाँ तो मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो सब लोग। यहाँ से घुसी हवा, इंटर करिए एयर, ये देखिए एयर इंटर करिए, नॉस्ट्रिल गई, फिर सेकेंड नंबर नेजल कैविटी गई, फिर देखिए यहाँ पहुँची, यानी कि 4th नंबर पे फायरिंग, फिर पहुँची 5 नंबर पे डायरिंग, देख लीजिए सब लिखा हुआ सामने। फिर कहाँ पहुँचेगी? इसमें, यानी कि ट्रैकिया या विंड पाइप। फिर कहाँ पहुँचेगी? ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगी, देखो ब्रोंकस में चली गई। ब्रोंकस बाद कहाँ जाएगी? ब्रोंक्यूल्स में। फिर कहाँ पहुँचेगी? एल्वियोलस। यही बताना है आपको। याद हुआ? बताइए। चलिए, एयर कहाँ पहुँची? पहले नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल्स कहाँ पहुँचेगी बच्चों, बताओ सब लोग। नजल सर कैविटी। नेसल कैविटी। नजल कैविटी में गई, रिप्लाई करिए आप लोग, नहीं तो फिर हम माइक बंद करके आप खुद ही बोलना शुरू कर देंगे। नजल कैविटी, फिर बताइए। फारिंग्स। फायरिंग, सर फारिंग्स। फिर बताइए। लैरिंग्स। लैरिंग्स, लैरिंग्स में गया ना? सर लैरिंग्स।
फिर यस बताइए। सर। लैरिंक्स सर के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया में ट्रैकिया। इंटर करेगी। ट्रैकिया के बाद सर बताइए। उसके बाद ब्रोंकाई। हाँ, ब्रोंकाई। ब्रोंकस को, हाँ तो प्लूरल फॉर्म लिखिएगा आप लोग, ब्रोंकाई मतलब दो ब्रोंकस को बोलते हैं ब्रोंकाई। इसके बाद बताइए। यस सर। ब्रोंकियोल। सर इसके बाद यस। ब्रोंकियोल से, alveoli, और उसके बाद बेटा सर पहुंच एल्वियोलाई। जाएगी एल्वियोलाई, या एल्वियोलर सैक भी कर सकते हैं। तो एल्वियोलर सैक, या बच्चों आप बोलिए एल्वियोलाई। देखो ये रास्ता है, इस तरीके से एयर हमारे लंग्स में पहुंच सर जाता है। यहाँ से सर जब ब्रोंकाई में पहुंचती है सर वहां से लंग से शुरू हो जाता है ना। हाँ, यहाँ से लंग्स शुरू हो जाएगा। लंग्स कहाँ से शुरू होगा बताइए आपको। लंग्स का पार्ट अगर कहा सर जाए तो ब्रोंकाई ये से। लंग्स का है, यहाँ से नहीं, ब्रोंकाई तो बाहर रहेगा, ठीक है ना। एंटर करते मान सकते हो ब्रोंकाई अटैच हो जाता है, लेकिन अगर एक्यूरेट पूछा जाए तो ये है, तो आपको फील होता है कि ये अटैच हो गया। पार्ट तो उसी का है, लेकिन मेनली इंटरनल पार्ट ही है। ठीक है बेटा, अब समझिए। देखो जब एलियो एल्वियोलाई में जब एयर पहुंचते तो एल्वियोलाई होता कैसा, ध्यान सुनिएगा। देखो ये है एल्वियोलाई, ये देखिए ये एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बेटा अंदर चेम्बर्स होते हैं, ये देखिए ये एल्वियोलाई के अंदर चेम्बर्स होते हैं। कितने चेम्बर्स होते हैं तो ये भी याद रखिएगा। देखिए इसके अंदर या तो बच्चों चेम्बर होंगे 2 या मैक्सिमम 3। कितने चेम्बर होंगे? 2 या मैक्सिमम 3। तो मैंने मैक्सिमम बनाया है 1 2 3। सेलुलाई के अंदर 3 चेम्बर्स होते हैं, और इस चेम्बर को बेटा हम लोग बोलते हैं एयर सैक। क्या बोलते हैं? इसके अंदर 3 चेम्बर होते हैं, 3 चेम्बर। इनको क्या कहा जाता है? एयर सैक। एयर सैक बोलते हैं। इसके अंदर 3 चेम्बर हो गया। अब जरा ध्यान सोचिएगा, इसके अंदर क्या भर गया बताइए सब दोस्तों। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? एयर भरी हुई है ना। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, वॉइस क्लियर है? यस सर। हाँ, तो एल्वियोलाई के अंदर क्या भरा गुड़िया बताइए? हवा भरी है कि नहीं? और इस यस हवा सर। में एयर में किसका अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन का कि CO2 का? सर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा होगा। अंदर कौन सा गैस ज्यादा है? O2 ज्यादा है। आप जरा ध्यान दीजिए, एयर सैक के चारों तरफ या एल्वियोलाई के चारों तरफ देखो ऐसे बेटा ना नसें होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ये देखिए। और कैपिलरीज में क्या भरा होता है? ब्लड भरा होता है, ये देखिए। एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या होगा? ब्लड होता है, ये ब्लड है। अच्छा बताओ, बॉडी के अंदर हमारे ब्लड होता है, ब्लड में कौन सी गैस ज्यादा होनी चाहिए? O2 ज्यादा होनी चाहिए कि CO2? बताइए सब। O2। ब्लड में एल्वियोलाई में CO2 रहेगा सर। एल्वियोलाई, हाँ एल्वियोलस और ब्लड का कंपेयर करके बताना है। बॉडी में बेटा हमेशा रेस्पिरेशन होता रहता है ना, ग्लूकोज टूटता रहता है, तो उसमें CO2 बनती है ना। ये पढ़ चुके हैं सब लोग, रेस्पिरेशन में CO2 बनती है। और जिसको ना पता हो तो फिर रटो। फिर ब्लड में हमेशा बच्चों CO2 ज्यादा होती है। ब्लड में क्या होती है? ब्लड में CO2 का अमाउंट ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। और एल्वियोलस में O2 का अमाउंट ज्यादा होता है, मोर होता है, हाई होता है। अब आप बताइए, एक प्रोसेस आपने पढ़ा है डिफ्यूजन, कभी नाम सुना है डिफ्यूजन? Yes sir. सर डिफ्यूजन का यस बच्चों सर। मतलब ये होता है, हाँ क्या होता है बताइए तो, डिफिनीशन देखिए किसको याद है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम फ्रॉम हायर हायर कंसंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन। Lower concentration.
लोअर कंसंट्रेशन। वेरी गुड। तो बताओ यहाँ O2 ज़्यादा, तो O2 कहाँ चला जाएगा बताओ सब लोग? O2 इसमें चला जाएगा कि नहीं? देखो O2 चला गया ब्लड में। यस सर। अब ब्लड में क्या ज़्यादा है? CO2। यहाँ CO2 ज़्यादा है, तो CO2 कहाँ चला जाएगा? देखो अंदर चला है, सर CO2 चला गया एल्वुलाइन। कहाँ? बस। एल्वुलाइन में चला गया। और O2 कहाँ चला गया? O2 चला गया ब्लड में। ये देखिए चला गया कि नहीं, दिख रहा है सबको? यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. इसको बेटा कहा जाता है गैसियस एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसे? गैसियस गैसियस एक्सचेंज। एक्सचेंज। तो बताइए गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होता है? नेम द एल्वोलाई में। साइट वेयर एक्सचेंज टेक्स प्लेस। एल्वोलाई में नहीं होता है, ध्यान दीजिए, ब्लड भी तो है। तो क्या लिखेंगे? बिटवीन, ध्यान दीजिए, बिटवीन ब्लड एंड एल्वोलाई के मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ये देखिए समझ में आ रहा है? और ये मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? ब्लड कैपिलरीज है सब ना चारों तरफ। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? ध्यान समझना बच्चों, यहाँ हो रहा बच्चों गैसियस एक्सचेंज, यानी O2 CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। कहाँ हो रहा है एक्सचेंज? बिटवीन बिटवीन थिन मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। ये आंसर होगा इसका। यानी ब्लड कैपिलरीज और एल्वियोलाई के बीच में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। बातें समझ में आई? अब गैसेस एक्सचेंज हो गया, गैस एक्सचेंज हो गया तो ब्लड में क्या चला गया बताइए अब तो? अब ब्लड कैसा हो गया? O2। ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो गया। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्लो चार्ट है। सर O2 बेटा जुड़ ऑक्सीजनेटेड गया। ब्लड। हाँ, तो कैसा ब्लड बन गया सर ये? सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ब्लड कहाँ जाएगा बताइए? हार्ट में। हार्ट में जाएगा। ठीक है, चलो लिख देते हैं हार्ट में जाएगा। और हार्ट क्या करेगा? इसे पंप कर देगा। कहाँ पंप कर देगा? सारे सेल्स में, है ना? यस और सर। सेल्स में क्या होगा बताइए? रेस्पिरेशन होगा, है ना? जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर यस सर। रेस्पिरेशन, या रेस्पिरेशन भी कर सेलुलर सकते हैं, रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसमें बच्चों क्या बनता है याद होगा आप लोग को? इसमें बना था CO2 और एनर्जी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि CO2 बनता है और 38 ATP बनता है। तो एनर्जी तो मान लो बॉडी में यूज हो गई, बचा क्या? CO2। ये देखिए, और यही CO2 कहाँ चला आता है? यही CO2 बच्चों ब्लड में मिक्स हो जाता है। कहाँ मिक्स हो जाता है? देखो ये ब्लड में ये ऐड हो जाता है। कौन? ये CO2 ब्लड में जुड़ जाता है करके, और यही ब्लड देखो ये आ जाता है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए चार्ट सब लोग ध्यान से बताइए। देखिए किसी को डाउट? नो सर। बोलो भैया, ब्लड चला कहाँ सर चला जो है? ये ब्लड चला सर है। उसी रास्ते से वापस आता है सर। हाँ, अब ये ब्लड फिर जाएगा हार्ट में। अब ब्लड में ये CO2 ब्लड में मिक्स हो गया, फिर कहाँ चला जाएगा? हार्ट में। फिर हार्ट पंप करेगा तो कहाँ चलाएगा? लंग्स में। लंग्स में यहाँ चलाएगा। तो अब कितनी जगह नहीं थी ना, इससे लिखा नहीं। आप सीधे समझिए कि ब्लड में मिक्स हुआ, हार्ट में जाकर के फिर कहाँ चलाया? लंग्स में। और लंग्स में क्या है? एल्वियोलस। ये जो ब्लड लिखा है ना, ये यही वाला तो ब्लड है। इसलिए आपको याद ये रखना बेटा कि हमारे शरीर में जो ब्लड भरा है उसमें CO2 हमेशा ज़्यादा होता है। समझे आप लोग? आपके बॉडी के ब्लड में हमेशा क्या ज़्यादा होता है? CO2। कभी अच्छे देखो, एक चीज़ आपको हम बताते हैं, आपने गौर किया होगा, कहीं किसी का हाथ बेटा कट जाता है, ब्लीडिंग जब होती है, तो ध्यान देते जब ब्लड ड्रॉप करता है, गिरता है, तो पहली जो बूंद उसकी होती है या दूसरी बूंद जो जो भी गिरता है ब्लड, वो किस कलर का दिखता है? कभी ध्यान देते हैं आप लोग? किस कलर का दिखता है? रेड दिखता है कि कोई और कलर?
सर ब्लूइश। सही है, एकदम डार्क दिखता है, काले रंग का, ध्यान देते हैं, या ब्लू इस कलर का, मतलब रेड नहीं दिखता है तुरंत। ब्लड ताजा देखो, टपका तुरंत देखो, जो ध्यान से देखिए आप लोग, वो ऐसा नहीं दिखता, रेड नहीं दिखता है, वो काले टाइप का दिखता है, या ग्रीनिश, मतलब जो भी हो, ठीक डार्क दिखता है। अब कुछ समय बाद वो रेड दिखता है। इसका रीजन क्या, ध्यान दीजिए, जो ब्लड आपके बॉडी से बाहर आ रहा है एक्चुअली में वो CO2 वाला ब्लड आ रहा है। तो 1 मिनट बाद क्या होता है, थोड़ा समय बीतने पे 1 मिनट 2 मिनट बाद ये CO2 तो उड़ जाता है, वेपरेट हो जाता है, मतलब यहाँ से रिलीज हो जाता है, तब इस ब्लड का कलर आपको रेड दिखता है। तो रेड क्यों दिखता है, अब हवा का जो ऑक्सीजन है ना वो आके इसमें मिक्स हो गया। बात समझ रहे हैं? यस सर। बोलिए। हाँ, तो बॉडी में जो ब्लड है वो कैसा दिखेगा, थोड़े काले टाइप के या ग्रीनिश दिखता है। कभी आप ध्यान दीजिए, यही देखो अपने हाथ पे हम दिखा रहे हैं, देखो जो ये ऊपर ऊपर बेटा जो नसें दिख रही हैं जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ये देखिए, कभी गौर से देखो तो इसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है CO2 वाला है, ऊपर ऊपर क्या है, CO2 वाला ब्लड, तो ये रेड नहीं दिखता। कभी ध्यान दीजिए, किसी बच्चे के बॉडी में देखो ग्रीनिश टाइप का दिखता है या डार्क ब्लैक कलर का दिखता है। ये जो ऊपर ऊपर नसें दिखती है ना तो बॉडी सरफेस पर, ये वेन्स है, ये ब्लड CO2 वाला लेके हार्ट में जा रही है, ये इससे ब्लड लौटता है। कहाँ जा रहा है, ये हार्ट में जा रहा है, ये वाला ब्लड है, ये CO2 वाला ब्लड है, यही लौट रहा है। कहाँ लौट के जाएगा, हार्ट में, और हार्ट उसको भेज देता है यहाँ पे। जगह हो तो आप लोग बीच में यहाँ हार्ट लिख लीजिएगा, हमारे पास जगह नहीं इससे मैंने लिखा नहीं, यहाँ लिख लीजिएगा हार्ट। ये हार्ट में जाता है और हार्ट से जाता है यहाँ पर लंग्स में, तो लंग्स मतलब एल्वियोलस पहुँच जाता है। आप लोग ऐड कर लीजिएगा। और देखिए जो हार्ट ब्लड भेज रहा है, ये वाला जो ब्लड देखिए हार्ट ने पंप किया ब्लड, कैसा ऑक्सीजनेटेड, ये बेटा डीप में होता है, वो दिखेगा नहीं आपको, तो एकदम अंदर अंदर रहता है, उसको आर्टरी बोलते हैं। तो आर्टरी एकदम डीप में होती है, और जो ऊपर ऊपर ये दिख रहा है क्या है, ये वेन्स है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ये बात समझ में आ गई सबको, बताइए। यस सर। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ आप CO2 ब्लड आया है, तो CO2 चला गया इसमें, O2 चला गया ब्लड में। अब देखो CO2 जब चला आता है एल्वियोलस में, तो फिर देखो यहीं से लौट जाता है, देखो उल्टा, एल्वियोलर सैक में आया, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर इस तरह ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नजल कैविटी, और देखो फिर नजल कैविटी से नॉस्ट्रिल, और फिर नॉस्ट्रिल हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। तो बाहर क्या निकलता है, CO2। ये देखिए, तो जिस रास्ते से ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन मतलब एयर, ऐसे गया ऑक्सीजन, यहाँ पर आप ऑक्सीजन लिख लीजिए, O2 एंटर किया, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से CO2 लौट के आता है और यहाँ से देखिए बाहर हो जाता है। सर हाँ बेटा। सर जैसे ये O2 सिर्फ जाता नहीं सर बॉडी के अंदर से, सर कुछ पार्ट सर CO2 का भी जाता है और नाइट्रोजन गैस भी जाता है सर, तो उसका क्या होता है सर? इसे तो एयर लिखा जाता है। देखिए गैसेस सब जाती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ O2 का ही क्या होता है, एक्सचेंज होता है, बाकी सब गैस यहीं पड़ी रहती है। जैसे मान लो चली गई, मान लो नाइट्रोजन चली गई या SO2 चली गई, वो यहीं पड़ी रहती है, फिर वो यहीं से बाहर चली जाती है। बात समझ में आया? यस सर। हाँ, तो सिर्फ बेटा ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है, डिफ्यूजन होता है। यहाँ कौन सी प्रोसेस हो रही है, गैस एक्सचेंज किस प्रोसेस होती है, लिखते हैं यहाँ पर, डिफ्यूजन से होती है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स का हायर से लोअर तरफ जाना। और एक चीज आप याद कर लो, दुनिया में कहीं रेस्पिरेशन हो, चाहे मछली में हो, चाहे मेढक में हो, फिश, फ्रॉग, ह्यूमन, कैट, डॉग, रैट, प्लांट, कुछ भी हो, लिविंग होना चाहिए, वहाँ एक ही प्रोसेस है, कौन सा, डिफ्यूजन। कोई कभी कुछ पूछे भैया बताओ कॉकरोच में किस प्रोसेस से हो रहा है रेस्पिरेशन, वहाँ भी आंसर होगा डिफ्यूजन। कहीं भी रेस्पिरेशन की बात होगी यानी सल्यूट पार्टिकल, कैसे याद करो, सॉल्यूट, सल्यूट हमेशा डिफ्यूजन से मूव करता है। क्या है ये सब, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब CO2 क्या है, सॉल्यूट है ना, हवा में घुले हैं, तो जो घुला रहता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट हमेशा डिफ्यूजन से। अब यही मान लो वाटर का होता है, तो वाटर में ऑस्मोसिस कहते हैं।
तो वाटर के लिए ऑस्मोसिस, और इसके अलावा कुछ भी मूवमेंट की बात किया जाए वाटर के अलावा, एक ही आंसर होगा, डिफ्यूजन। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए प्लांट के रूट में मिनरल्स किस मेथड से एंटर करता है, तो क्या आंसर कर सकता है? मिनरल्स एंटर इनटू द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ, आंसर बताइए किस प्रोसेस से? ऑस्मोसिस के डिफ्यूजन, बताइए आप लोग। मिनरल्स क्या है बताइए आप लोग, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? मिनरल्स क्या है, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट? सल्यूट। अरे मिनरल्स मैंने सॉल्ट होता है यार, सॉल्ट, नमक, वो सब घुले तो रहता पानी में, तो डिफ्यूजन से होगा। अब कहा जाए पानी कैसे एंटर करता है प्लांट के रूट के अंदर, तो क्या आंसर बताएंगे? ऑस्मोसिस। सर ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस से वाटर हमेशा एंटर करेगा। कहीं भी दुनिया की बात किया जाए, वाटर की अगर बात कहा जा रहा कि एंटर कर रहा या बाहर जा रहा, कहीं भी मतलब मूवमेंट की बात किया जाएगा इसका, वाटर का, तो ऑस्मोसिस। और वाटर के अलावा किसी की बात किया जाएगा तो एक ही आंसर होगा, डिफ्यूजन। बात समझ में आ गई भैया सबको? यस सर। ठीक, Yes, वेरी sir. गुड। चलिए, तो इतनी बात आप लोग समझ गए, चलिए बहुत बधाई हो आप लोग को, इतनी बात आप समझ गए। अब जरा समझिए हमारी बात। हमारा बेटा जो नजल सेप्टम होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें हमने पढ़ा है कि नॉस्ट्रिल होता है, ठीक है ना, इसमें एयर एंटर करती है, ठीक है ना, फिर नजल सेप्टम होता है और नजल कैविटी होती है, ये सब उन्होंने पढ़ लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान दो कि जैसे आपका नाक और मुंह है, देखो जब आप लोग जरा चेक करो, यहाँ से हम चेक नहीं कर पाएंगे, जैसे आपका नाक में और मुंह में अंगूठा डालो, नाक में उंगली टच करो, तो देखो एक हड्डी दिख रही कि नहीं, जिसको तलुआ कहते हैं, पैलेट कहते हैं, दिख रहा है? अरे अपनी जीभ मुंह में ऊपर उठाकर टच करिए, ऊपर क्या है? यही तो नाक और आपके मुंह के बीच में ये बोनी स्ट्रक्चर है कि नहीं, बताइए। यस सर। सर तो इसको बेटा हम लोग पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पैलेट कहते हैं, पैलेट बोलते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि नजल कैविटी ओरल कैविटी से किसके द्वारा मतलब कि सेपरेटेड है, तो क्या लिखेंगे बताइए? तो नजल कैविटी, ठीक है ना, सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी, जिसको ओरल न समझ में आए वो बकल कैविटी लिख लीजिए या माउथ कैविटी लिख लीजिए। ओरल कैविटी कहो चाहे बकल कैविटी कहिए, सबसे आसान है माउथ कैविटी बोल दीजिए। माउथ कैविटी कैसे डिवाइड है बताइए, बोलिए। बाई, पायलट। कैसे करेंगे? बाई अ बोनी पैलेट। किसका बना होता है पैलेट? बोन का बना होता है। बोलते तो पैलेट है लेकिन बोन का बना है, इसलिए उसका नाम लिख देते हैं बोनी पैलेट। ये जरा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। इसलिए हम लोग बेटा एक साथ सांस भी ले सकते हैं और खा भी सकते हैं, ओके। इट इज ड्यू टू द रीजन वी कैन ब्रीथ इन, ठीक ना, ब्रीथ इन एयर वाइल वी ईट, ये रीजन है। इसीलिए पूछा भी जाता है कि हम लोग एक साथ सांस और खा कैसे लेते हैं, बोनी पैलेट की वजह से, ठीक है ना। अब देखिए जो नेजल पैसेज की जरा बात कर लेते हैं। देखिए बेटा रेड से नाम लिखते हैं। देखो नजल पैसेज की अगर बात करें, नजल पैसेज, देखिए ध्यान समझते चलिए। अगर नजल पैसेज की बात किया जाए तो बैटरी भी डाउन हो रही है। नजल जो पैसेज होता है बेटा, वो अंदर उसके एक जो है सेल्स पाई जाती है, जिसको सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। अंदर की बेटा, अंदर जो भी लेयर होती है उसको लाइंड कहा जाता है, ठीक है ना।
क्या लिखेंगे कि लाइंड। लाइंड का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपने अपने कमरे को अंदर से पेंट किया, उसको बोलेंगे कि दिस रूम इज लाइंड बाई, LINED, लाइंड बाई। और बाहर बाहर से कर देंगे तो क्या बोलेंगे, कवरिंग कहेंगे। जैसे आपका कमरा है बाहर बाहर रंग दिया तो उसको बोलेंगे कवरिंग बाई। और अगर आपने अंदर अंदर रंग दिया तो अंदर अंदर रंगने को क्या बोलेंगे, कवर्ड बाई। तो याद रखिएगा, लाइनिंग का मतलब क्या होता है, लाइनिंग का मीनिंग मेन होता है अंदर अंदर से किसी चीज को कवर करना, इनसाइड कवरिंग को, ठीक है ना। तो कैसे होता है तो नोट कर लीजिएगा, लाइन बाई क्या बताए थे, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम आप 9th क्लास में अगर पढ़े होंगे बायोलॉजी तो याद होगा, एपिथेलियम। और नहीं पढ़े होंगे तो भगवान ही मालिक है। देखो सिलिएटेड एपिथेलियम पढ़े कि नहीं ठीक से, Yes, sir. एपिथेलियम। सर पढ़े थे सर, लेकिन भूल गए। टिश्यू हाँ चैप्टर तो अब ना भूलना, अब जो हाँ टिश्यू चैप्टर में था, पहले तो है एनिमल टिश्यू में, ठीक है ना, तो अब मत यस सर, भूलिएगा। टीचर। तो कैसे होता है बच्चों, सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। और क्या पाया जाता है बताइए, नाक में देखो हमेशा नमी रहती है, ध्यान देते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है तो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल होता है, ध्यान दीजिए, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं। म्यूकस का मतलब कोई चिपचिपा लिक्विड नाक में निकलता रहता है, जिससे डस्ट पार्टिकल को ये क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं। समझ रहे ना, समझ रहे हैं। यस सर, यस अगर ये नहीं होती तो डस्ट आपके लंग्स में जाके भर जाता है, एल्वियोलस में, मर जाते हैं हम लोग। ओके बच्चों। और देखिए यस नजल पैसेज में और क्या होता है, तो इसमें एक चीज और होता है, ध्यान रखिएगा, ऑल्फैक्ट्री। ऑल्फैक्ट्री का मतलब समझते हैं आप लोग, ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम भी इसमें पाया जाता है। बेटा ऑल्फैक्ट्री वर्ड जो नहीं जानता याद करो, ऑल्फैक्ट्री का मतलब स्मेल से रिलेटेड होता है, यानी ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करता है स्मेल, तभी हम लोग सूंघ पाते हैं। किसी के नोज से अगर हम लोग इसको हटा दें ऑल्फैक्ट्री को तो सूंघ ही नहीं पाएगा। देखा था ना कोरोना में यही खराब हो जाता था, सबके नोज में ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम वर्क ही नहीं करता था। लोग कहते थे ना कि कोरोना में टेस्ट नहीं आता है, स्मेल नहीं आता है, आपके जो जीभ पर टेस्ट बड होती थी वो भी वर्क नहीं करती थी, टेस्ट बड्स भी। ये सब कोरोना के करेक्टर्स थे, ठीक ना। बात समझ में आ गया। यस सर, बोलिए No, भाई, sir, please repeat again. कौन सा रिपीट करें गुड़िया। सॉरी, आप ये कोरोना के बारे में जो बता रहे थे। कोरोना बेटा जब वायरस बॉडी में एंटर किया था पेशेंट के, तो ये खराब हो गया था क्या, ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम। यानी लोगों को बेटा स्मेल नहीं आता था, कोई चीज सूंघते थे ना तो उनको समझ ही नहीं आता था कि ये स्मेल कौन सा है, और टेस्ट गायब हो जाता था गुड़िया। जीभ के ऊपर ना जो जीभ होती है, जीभ ये है ना, जीभ के ऊपर ऐसे से छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स, BUDS। ये आपको टेस्ट कराते हैं, खट्टा मीठा तीखा, इसी वजह से तो होता है बच्चों। तो ये भी काम करना बंद कर दिया था कोरोना जिसको, सर वो जो टेस्ट पेशेंट था। नहीं आता है ना, जब कोरोना पेशेंट होता तो उसको टेस्ट नहीं आता किसी भी चीज का ना। जी हाँ, टेस्ट नहीं आता, स्मेल भी दिक्कत हो रही थी, है ना गुड़िया। तो आता नहीं था टीवी पर ऐड कि जिसको टेस्ट ना अच्छा लगे, स्मेल ना आए, भैया जाके चेक कराओ, ठीक है ना, इसलिए कहा जाता था। अब आगे जरा देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये बेटा जो नजल, सब लोग सोच के बताइएगा, ठीक है ना, अब आप लोग को बताना है, ठीक है, सोच के बताना है कि जो नजल पैसेज होता है वो कहाँ ओपन होगा, सोच के बताओ तो डायग्राम दे करके। ओपन इनटू, बताइए, यहाँ मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ, सोच के बताइए। फारिंग, फायरिंग्स में कहाँ खुलेगा बच्चों, फायरिंग्स में। किसके थ्रू खुलेगा बताइए तो, दोनों के कनेक्टिंग लिंक को क्या कहते हैं, थ्रू, बताइए।
चलो आप लोग नाम नहीं सुनोगे, नोट करिए। इंटरनल नेरेस बोलते हैं, ठीक है ना भैया, ये याद रखना, नेरेस, ये सब आपके बुक में नहीं लिखा होता है। यानी कि देखो, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम में दिखा देता हूँ, आप ज़्यादा समझ पाओगे। देखो यहाँ देखिए, ये हो गया नजल कैविटी या नजल पैसेज, और ये हो गया फेरिंग्स। तो बेटा यहाँ पर ना एक ओपनिंग बना लो सब लोग ऐसे, ये ओपनिंग इन दोनों को जोड़ता है, इसी का नाम है इंटरनल नेरेस, NARES, नेरेस। तो इंटरनल नेरेस से क्या काम होता है? इट कनेक्ट नजल पैसेज या नजल चेम्बर एंड फायरिंग। फोर्थ नंबर को देख लो, क्या है, नाम है फायरिंग। कन्फर्म हुआ सबको? रिप्लाई करिए, सही Yes, है? सर। वेरी yes, गुड। sir. यस सर। हाँ बताइए। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छे से समझना बच्चों, टफ तो नहीं लगता जो पढ़ाते हैं आप लोग को? ज्यादा टफ सर लगता है तो बताओ। लगता है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा टफ No, लगता है sir, गुड़िया? दादा. सुनो, यस ऐसा नो है ना, सर, इसमें श्रेया, टफ वाली कौन सी बात। सर मजा आता है, सर नई नई चीजें जानते हैं. श्रेया बोल रही ना आप? नहीं श्रेया नहीं बोल सर, रही सर, बेटा वो ना? आभा बोल रही है। अच्छा आभा बोल रहे, तो सुनो आभा, ऐसा गुड़िया ना कि टफ इसलिए लगता है कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा बताते हैं। आप एक काम ये किया करिए, बहुत ध्यान से सब लोग सुन लो, जिसको टफ लगे बायोलॉजी हम जो पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग पढ़ने के बाद सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लिया करिए। क्या पढ़ लिया करिए? क्या पढ़ेंगे? एनसी NCERT। ओ, जब उसको गुड़िया पढ़ोगे ना तो आपको को एकदम से हलवा टाइप से दिखेगा कि अरे हमें तो रट गया एनसीईआरटी। तो बेटा हम इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं ना कि एनसीईआरटी जो आपके एग्जाम का है ना, वो 100% आपको याद हो जाए, दोबारा पढ़ना ना पड़े। लेकिन अब आप लोग जब, अब ये नहीं कि हमने पढ़ा दिया तो याद नहीं हो जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बस आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। तो जितना हम पढ़ा रहे हैं बेटा ना, एनसीईआरटी आपको एकदम रटी हुई रहेगी। एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना, तुरंत उसका आंसर लिख दोगे। तो टफ इसलिए लगता है कि देखो ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते हैं। तो आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, जो एनसीईआरटी में नहीं है उसको मत पढ़िएगा, जिसको बायो आगे नहीं पढ़ना हो वो एनसीईआरटी तक पढ़िए, आप ज़्यादा अच्छा है। और जिसको मान लो आगे NTSC देना हो या डॉक्टर बनना हो भैया, उसके लिए तो ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते हैं, थोड़ा ही बताते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बताते हैं। बहुत ज़्यादा बताते तो समझी में ना आता बायो, आपको केवल हम 10% एक्स्ट्रा बताते हैं, तो इतना गुड़िया आना जरूरी है। लेकिन अभी आप लोग एनसीईआरटी ही पढ़िएगा, एग्जाम दीजिए पहले, लेकिन बाद में जो नोट्स ये होगा ना, इसको पढ़ के आप लोग NTSC का एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बेटा जानना जरूरी है हमारे हिसाब से। अब जो सब लोग जान रहे वही हम भी बताएं, आप भी पढ़ें, तो फिर एक्स्ट्रा क्या जाना आपने, ठीक है ना? तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। ये समझ गए नेरस के थ्रू जुड़ता है, ठीक है ना? कोई कहाँ कठिन है ये, थोड़ा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कहाँ चले हैं हम लोग, फायरिंग्स पर। तो जरा फायरिंग्स के बारे में एक लाइन बात कर लेते हैं। फायरिंग, ठीक है? फायरिंग्स कैसा होता है? ये बहुत छोटा सा पार्ट होता है, देखिए बहुत बड़ा पार्ट तो है नहीं, डायग्राम में देख लीजिए। सॉल्ट होता है, वर्टिकल ट्यूब होता है, और कहाँ होता है बच्चा? लोकेटेड इन द हेड एट द बैक ऑफ द बगल कैविटी। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लिख देते हैं, कैसा होता है? शॉर्ट होता है। और कैसा बेटो? ये वर्टिकल ट्यूब, वर्टिकल ट्यूब का क्या मतलब है? जो सीधा ट्यूब हो, जैसे पेन है ऐसे सीधा, देखो वर्टिकल, और इसके अंदर पानी उनी मान लो बहने लगे, छेद कर दो तो ट्यूब हो गया वर्टिकल ट्यूब। तो कौन सा कठिन है? वर्टिकल ट्यूब। और कहाँ पाया जाता है? लोकेशन लिख दो, लोकेटेड इन द हेड, सर में ही तो पाया जाता है, गर्दन में, गर्दन सर के बीच में, ठीक है ना? एट द बैक, क्या लिखे हैं? इन द हेड होगा, हीट लिख दी, हेड एट द बैक ऑफ द
बकल कैविटी। कौन सा हाल लिखा है? जिसको नहीं याद हो सीधा लिख देना कि हेड के बैक में पाया जाता है बकल कैविटी, मतलब हेड में पाया जाता है बकल कैविटी के पीछे। इतना तो लिख सकते हैं, है ना। आप बताओ इससे हवा कहाँ जाती है, सोच के बताइए, बताइए। लैरिंग्स। फायरिंग से कहाँ जाती है हवा? लैरिंग्स में सर। लैरिंग्स में जाती है। और लैरिंग्स से कहाँ जाएगी? ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया। तो इसका फंक्शन क्या हो गया बताइए, कितना आसान है। तो बताइए फायरिंग्स क्या प्रोवाइड करता है? तो फायरिंग्स क्या प्रोवाइड करेगा बताओ? फायरिंग्स प्रोवाइड पैसेज। पैसेज माने रास्ता। पैसेज किस लिए पैसेज प्रोवाइड करता है बताइए? इनटू ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। विंड पाइप में हवा को भेजता है किसके थ्रू होते हुए? वाया। वाया माने होते हुए, किससे होते हुए? होते हुए लैरिंग। ये हो गया। अच्छा एक चीज याद बताइए सब लोग, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। आवाज कब बनती है? जब हवा बाहर से अंदर जाती है कि अंदर से बाहर आती है, तब बता सकते हैं? अंदर से बाहर अंदर आती से बाहर जाती है। जब इनसाइड से आउटसाइड हवा जाती है। अभी आप अंदर सांस खींच के बोलिए, देखिए कैसे चुड़ैल की तरह आवाज आएगी। छोटे बच्चों को डराते हैं ना ऐसे करके, है ना, अंदर हवा खींचते छोटे बच्चे डर जाते हैं, कहीं भूत आ गया। कभी आप लोग सांड को देखे बोलते हुए? जो सांड होते हैं, यस सर। सांड बेटा Yes, अंदर sir. हवा खींच के बोलते हैं, पता है आप लोगों को? इसलिए उनकी आवाज खतरनाक टाइप से होती है। और गाय देखिए कैसे उनकी पतली आवाज होती है, वो अंदर से बाहर हवा छोड़ते हैं, इससे आवाज पतली होती है। वो एक्सहेलेजन में, सांड एनहेलेजन, अंदर खींचता है सांस, इससे उसकी आवाज सुनकर डर लगता सबको, उसके पास कोई नहीं जाता। ठीक है ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए क्या करता है बच्चों कि फायरिंग प्रोवाइड करता है रास्ता हवा को जाने के लिए, पैसेज इनटू ट्रैक। किसको यार गलत हो गया क्या? प्रोवाइड पैसेज, या एयर लिख लेना, फॉर एयर इनटू ट्रैकिया वाया लैरिंग थ्रू। बताओ किसके थ्रू? कौन सा स्ट्रक्चर होता है बता सकते हैं? सोचिए सब लोग, बताइए। ग्लॉटिस किसके थ्रू भेजता है? ग्लॉटिस, यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ, ग्लॉटिस के थ्रू। याद रखिएगा, आपसे कोई कहा जाए कि हवा जाते समय रास्ते में कौन रुकावट है, चौराहा कौन सा पड़ता है, उस चौराहे का नाम है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या होता है बच्चों? एक सिल्ट होता है, एक ऐसे मतलब एक फ्लैप होता है, ढक्कन होता है, इसे बंद कर देता है तो हवा इधर आने लगती है, खाना को रोक देता है। देखिए ग्लॉटिस क्या है? ग्लॉटिस जो है हवा को भेजता है लंग्स में, इसको बोलते हैं स्लिट है, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक फ्लैप होता है, ढक्कन की तरह होता है, उसको बोलते हैं स्लिट। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो स्लिट लाइक रास्ता भी दे रहा है। तो अपार्चर, अपार्चर का मतलब रास्ता। स्पेलिंग क्या होती है अपार्चर की? APER, स्पेलिंग बताओ भैया। TURE यही होता है ना अपार्चर? हाँ सही है, अपार्चर, है ना। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब देखिए एक होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है बता सकते हैं? हेलो सर, आपको वीडियो नहीं शो कर रहा है। वीडियो शो नहीं कर रहा? सबको शो हो रहा भैया? रिप्लाई करिए। यस सर। गुड़िया एक बार ऑन ऑफ कर लीजिए, ऑन ऑफ कर लीजिए। ठीक है ना। देखो एपिग्लॉटिस बेटा क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए इट इज द पार्ट ऑफ, या लीफ लाइक पार्ट ऑफ, ऐसे लिखो, लीफ लाइक पत्ती की तरह दिखता है,
पार्ट ऑफ ग्लॉटिस। देखिए ग्लॉटिस का ही पार्ट एपिग्लॉटिस है। एपी माने होता है ऊपर वाला पार्ट, ऊपर। देखो ग्लॉटिस का ऊपरी जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस, ठीक है ना। और ग्लॉटिस कैसा होता है बच्चों? ये कार्टिलेजिनस का बना होता है, यानी कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजिनस होता है, यानी वही सॉफ्ट बोन का बना होता है, ठीक है। कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, फ्लैप समझते हैं, ढक्कन होता है। इसका मेन काम क्या होता है? ये बेटा प्रिवेंट करता है। क्या प्रिवेंट करता है बता सकते हैं आप लोग? बताइए क्या प्रिवेंट करता है? एंट्री ऑफ फूड, एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब हो गया सांस वाली नली में, यानी कि लंग्स में खाना जाने से रोकता है, यानी लंग्स में खाना न पहुंच जाए, इसको रोकने का काम कौन करता है? एपिग्लॉटिस। समझ में आ गया ना? बताइए, रिप्लाई करिए सब लोग। यस सर। Yes, sir. तो ये याद रखेगा गुड़िया। देखो अब सिंपली मैं आप लोग को समझा देता हूँ, तो मान लो ठीक है थोड़ा सा बायोलॉजी की लैंग्वेज में हो गया है। देखो एक्चुअली बेटा होता क्या है ना कि यहाँ समझ लीजिए, देखो कॉमन भाषा में आपको बता दें छोटे बच्चे की तरह। ये देखो जैसे मान लो कि ये आपका माउथ है, ध्यान समझना। माउथ में खोटा ये ट्यूब आई गर्दन से, नेक से, और देखो ये चला गया फूड, ये स्टमक है मान लो, और इधर बेटा क्या है? लंग्स है। तो देखो होता क्या है ना कि यहाँ पे दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे मान लो आप, ये माउथ आपका है, आपने फूड खाया, मुंह में खाया, जब निगलेंगे उसको सॉल्व करेंगे, सॉलिंग करेंगे, तो किधर जाना चाहिए? स्टमक में कि लंग्स में? बताइए। Stomach में. इधर खाना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक ऐसे रहता है एक स्ट्रक्चर, तो वो ऐसे बंद कर देता है। किधर बंद कर देता है? इधर बंद कर देगा ऐसे। जब यहाँ बंद कर देगा तो फूड किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। और जब आप सांस लेंगे, एयर लिया, O2 लिया, ऑक्सीजन एयर जो भी लिख लीजिए, जब वो आएगा तो बताओ किधर बंद हो जाएगा? बताइए किधर बंद करना पड़ेगा? Stomach इधर। side से. तब इधर बंद हो जाता है इससे। तो बस यही इसका काम है, ऐसे 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 हिलना डुलना। तो ये बताइए एपिग्लॉटिस किसको बंद करता है? एपिग्लॉटिस ये वाला है कि ये वाला है? बताइए तो। बताइए चलो सोच के। बोलिए। इसको बंद करता है ये एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस क्या करता है? लंग्स वाले को बंद कर देता है, इधर आपका फूड कहीं इधर ना चला जाए। कभी बेटा आप घर में ध्यान देते हो, सब लोग कहते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? अगर आप खाना खा रहे हैं तो सर। बोलते रहते थे। जो बड़े लोग होते हैं घर में, बाबा बाबा होते हैं, वो डांटने लगते हैं कि चुपचाप खाना खाओ, बोलो नहीं। ऐसा क्यों? कभी सोचा है सर क्यों मना क्योंकि किया खाना जाता है? खाते समय अटक जाता है। अटक जाए, क्यों अटक जाएगा? जब आप बोलते रहते हो बेटा ना, तो ये जो एपिग्लॉटिस है ना वो इधर भी भाग सकता है, यानी ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि आप बोलना चाह रहे हो कि खाना खाना चाह रहे हो। भाई बोलोगे तो एयर निकलेगी, और खाना खाओगे तो सॉलिड फूड जाएगा। तो ये बेटा ठीक से इसको रोक नहीं पाता इस ट्यूब को, और ये बीच में चला आता है। और जब बीच में आता तो फूड आके इधर चला जाता है, कहाँ पे? लंग्स में चला जाता है। और जैसे लंग्स में कोई भी सॉलिड पार्टिकल जाएगा, आपको खांसी आने लगती खूब तेज है। ये लंग्स जो होता है ना वो पुश करने लगता है उसको कि बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर। उसी में हम लोग खांसना शुरू करते हैं, और तब तक आप खांसते हैं जब तक वो सॉलिड पार्टिकल बाहर न चला है। देखते हो कई लोग चावल खाते हैं, कहीं सरक जाता है, मतलब लोग बोलते हैं सरक गया है, यानी कि लंग्स में चला जाता है, लंग्स की तरफ। तो लेकिन लोग खांसते तो नाक से निकल आता है चावल। कभी ध्यान दिया आपने? कभी हुआ आप लोग साथ हादसा ऐसा? नाक उक से चावल और निकल आता है, उसमें से चावल निकल रहा है, समझे कि नहीं?
तो ये भी रिस्क इसलिए भैया, खाते समय एक टाइम में एक काम। भाई सांस तो मजबूरी 24 घंटा लेना, तो खाना खाते समय ये। एक छोटा और आपने एक्सपीरियंस किया होगा कभी, जब आप स्वेलिंग करिए, जब निगलिए, चाहे अभी आप चेक कर लीजिए पानी पी करके, जब आप निगलते हैं ना, सॉलो करते हैं, तो उस समय आप सांस नहीं ले सकते। ध्यान देते हैं कभी? बताइए, चलो रिप्लाई करिए। यस यस सर। अगर अब अभी आप पानी मुंह में रखिए और पी के देखिए, और जब निगलने लगे उसमें सांस लेने की कोशिश जरा करिए, देखिए ले पा रहे हैं सांस? चेक करके देख लीजिए नो आप, सर, लाख नहीं ले कोशिश पा कर रहे हैं। लीजिए, आप एयर ले ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय क्या बेटा, फूड जा रहा है, पानी भी तो लिक्विड है, तो वो इधर जाएगा ना स्टमक में, तो इधर बंद हो जाता है, लंग्स का रास्ता बंद, उस साइड नहीं जा सकता। ये बात समझ में आ गई भैया सबको? तो यस चलिए आज इतना रखते हैं, और एक मैं होमवर्क आप लोगों को दे देता हूँ। आप लोग भैया इसको हमें लिख के जरूर भेजिएगा। क्या क्या लिख लीजिए सब लोग। फर्स्ट होमवर्क आपको ये करना है कि डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। ठीक है, क्या लिखना है? डिफरेंस बिटवीन लिखना पड़ेगा कि आप समझ गए हैं? एक्सपीरेशन सांस अंदर लेना, एक्सपीरेशन, एक्सप्रेशन को बच्चों एक्सहेलेशन भी कहा जाता है। एक्सप्रेशन की स्पेलिंग क्या होती है पता है ना? EXPIRATION, एक्सपीरेशन। और इसी को एक नाम और होता है एक्सहेलेशन, EXHALATION। और दूसरा क्या बताना है? इंस्पिरेशन, INSPIRATION, इसका दूसरा नाम इनहेलेशन। तो सीधे आंसर क्वेश्चन क्या मैं बोल दे रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। एक ये क्वेश्चन करिएगा आप लोग, डिफरेंस। एक और आप लिख लीजिए, रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। इनमें इसमें डिफरेंस लिखना है, यानी डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, इन दोनों में डिफरेंस लिखना है। और थर्ड बेटा एक लिखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर फोटोसिंथेसिस प्लीज एंड रिपीट रेस्पिरेशन। अगेन। डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। लिख लिया गुड़िया? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, इतना लिखा? यस सर। रिप्लाई करो। और लास्ट लिख लो क्वेश्चन गुड़िया, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। देखिए वीडियो रिकॉर्ड रहेगी, आप लोग टेंशन न लीजिए, थोड़ा सा ऐप में देख लेते हैं कि नहीं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं होती आप लोगों को? नो तो सर। उसमें रिकॉर्डेड एक लिखा होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर, उसमें जाके देख लिए करिए। चलो इतना होमवर्क हो गया। और एक यस क्वेश्चन सर। और लिख लीजिए आप लोग, डिफरेंस क्यों लिखना है, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन याद है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में हुआ था, जिसमें अल्कोहल बना था, याद करिए आप लोग। यस सर। और एक लास्ट क्वेश्चन बेटा लिखते सब लोग, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए इतना मैंने होमवर्क दिया आपको, ऐसा नहीं कि एक एक लाइन लिखना है, जितना आप लिख सकते हैं। और एक और चाहो तो आप लिख लो, अगर इच्छा हो, मतलब लिखे रहो सब लोग, लिख के भेजना। डिफरेंस सर बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और दो ठो और अच्छे क्वेश्चन बेटा वो भी नोट कर लो, कि डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन, ये भी लिख लीजिए। देखें आप लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं, रेस्पिरेशन एंड कंबशन, रेस्पिरेशन एंड कंबशन, ठीक है? यस डन।
एक लास्ट बेटा लिख लो। ऐसे मैं ये बता चुका हूँ लेकिन फिर से लिख लीजिए। वैसे मैंने ये पढ़ा दिया आप लोग को, लेकिन फिर से लिख लीजिए। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग। बच्ची सांस लेना, ब्रीदिंग, BREATHING, ब्रीदिंग, एंड रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन, जो भी आप लोग बोलते हो। ठीक है बेटा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बोलिए। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको जरूर भेजना आप लोग, और सब तो धीमे धीमे लिखना। एक मैं लास्ट दे रहा हूँ, जम के काम करिए भाई। देखो पढ़ाई मतलब पढ़ाई। लिख लीजिए लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट? इसको आपको 2-3 लाइन में लिख के भेजना, बहुत बड़ा नहीं। सर व्हाट इज What is द the डिफरेंस difference? बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अभी मैं ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाऊंगा, मैं एडवांस में आपको दे रहा हूँ कि आप खोज के रखिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव पैसिव पढ़ा है ना, राम किल्ड रावण, एक्टिव वही वाला, ACTIVE, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड पैसिव, PASSIVE, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा? यस सर। तो ठीक बेटा, इतना आप लोग को सॉल्व करके हमें बताना है। ठीक ना, ये आप लोग का होमवर्क हो गया। ठीक है, सर आपको ग्रुप इतना में सॉल्व भेजना कर, नहीं? हाँ ग्रुप में भेज दीजिए या पर्सनली हमारे व्हाट्सएप भेजिए, जैसा आप लोग चाहें। ग्रुप में भेजिए तो सब लोग आपस में देख देख चीटिंग भी कर सकते हैं ना, तो अच्छा रहेगा। ग्रुप में भेजिए भाई, मान लो जो नहीं कर पा रहा थोड़ा आपस समझ के कर लेगा। ओके बच्चों, तो थोड़ा सबकी हेल्प भी हो यस जाएगी। सर। भाई कुल मिला के मैं आप लोग को पढ़ाना चाहता हूँ। कितने बजे से ऑनलाइन क्लास है सर? कल कितनी बजे से है? कल भी 6 बजे रहेगी, ठीक है ना? ठीक है, ओके। सर थोड़ा थोड़ी जल्दी कर दीजिए ना सर, ऐसे 5:30, अरे 5:30 बजे तक। कितने बजे कर दें बताइए? सर 5:30 बजे कर दीजिए ना सर, जैसे हमेशा रहते सर वहाँ पे सर मोबाइल से सर क्लास कर लेते मैथ्स का, सर